सूर्या लिख रहे हैं, सर क्या देश में लोकतंत्र की जगह तानाशाही बेहतर होती? ये जो सवाल पूछने वाले लोग हैं तानाशाही के बारे में, असल मायने में इन्हें ना तो लोकतंत्र ठीक से पता है और ना ही तानाशाही ठीक से पता है। इन्हें लगता है कि तानाशाही का मतलब है चाइना और लोकतंत्र का मतलब है इंडिया। जब एग्जाम्पल में 193 देशों में केवल ये दो ही देश बचे, तो इसका मतलब है हमें अपने जानकारी का दायरा बढ़ाना होगा। जानकारी का दायरा बढ़ाना होगा से मेरा मतलब है कि जब आप तानाशाही पर आते हैं तो फिर आपको तानाशाह लीबिया का गद्दाफी भी याद रहे। तानाशाह वो भी याद रहे जिन्होंने हिटलर की तरह 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया, जो अपने विरोधियों को पूरी तरह खत्म करते चले गए। बेटा, तानाशाही वर्सेस लोकतंत्र की व्यवस्था को समझाने के लिए मुझे हो सकता है कि आपको पूरी राज व्यवस्था पढ़ानी पड़ जाए, मुझे पूरा लोकतांत्रिक वैल्यू आपको पढ़ानी पड़ जाए। लेकिन अगर मैं एक लाइन में आंसर दूं, तानाशाही में एक जो सबसे बेकार चीज होगी वो ये कि आप जो मुझसे कह पा रहे हैं, ये कहने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आपकी अभिव्यक्ति को अगर रोक दिया जाए, आप जो खुलेआम अपनी बातें रख पाते हैं, आपको अपनी वैचारिक मूल्य रखने हैं, आपको राजनीतिक वैल्यूज को कहीं रखना है, और अगर आप वो रखना चाहते हैं और आप वो रख पा रहे हैं, ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीजों में से है। लेकिन अगर ये कट काट दी जाए कि आप यही बोल पाएंगे, ये नहीं बोल पाएंगे, इसके बारे में नहीं बोल पाएंगे, उसके बारे में बोल पाएंगे। आपको अगर वाकई में लोकतंत्र की फीलिंग लेनी है तो आप अमेरिका को देखिए, नॉर्वे को देखिए, डेनमार्क को देखिए, स्वीडन को देखिए। ये वो सारे देश हैं। अमेरिका तो चलिए फिर भी एक अलग तरह की स्थिति में पहुंचता चला जा रहा है, वो अलग जोन में जा रहा है, उस पर कभी अलग से चर्चा होगी। लेकिन अब वाकई में जिन देशों की मैं चर्चा कर रहा हूं, नॉर्डिक कंट्रीज की, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, जहां के प्रधानमंत्री भी आपको साथ साथ आप ही के साथ साइकिल पर जाते हुए दिख जाएंगे, जबकि वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉपर्स हैं। आप उन्हें ट्रेन में चलते हुए देख लेंगे, आपके साथ साथ नॉर्मल नॉर्मल ऑफिस जाते हुए वो आपको दिख जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि लोकतंत्र का सही मायने में अर्थ जो है वो आपकी बातें रखना है, आपके लिए काम करना है, आप पर शासन करना नहीं है। जनता का ही शासन है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब नहीं है कि ये निर्वाचित लोग आप पर राज करने लगेंगे। देखिए, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हमारे देश में महात्मा गांधी जी को बहुत माना जाता है, और महात्मा गांधी जी के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही जाती थी कि वो अराजकतावादी थे, अनार्किस्ट थे। और अनार्किस्ट थे, इसके बारे में मैं थोड़ी सी व्याख्या आपको देता हूं। अगर आज आप ये बात बोल देते हैं कि अनार्किस्ट थे, तो लोग नाराज हो जाते हैं कि अच्छा, महात्मा गांधी जी के बारे में इतनी गंदी बात बोल रहे हो आप। महात्मा गांधी जी का कहना था कि जब भी आप शासन का तरीका अपनाते हो, जिस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने की आप बात करते हो, जब तक जनता को उसके अधिकार नहीं पता है, जब तक जनता को अंदर से नहीं पता है कि उसको उसके लिए शासन करना है, तब तक शासन जो है वो शोषण का तरीका रहेगा। इसको आप ऐसे समझिए, गांधी जी जिस समय थे उस समय देश के अंदर महज अगर देश की आजादी के समय एजुकेशन का जो लेवल था वो 15-20%, 22% के आसपास रहा होगा। उस समय तक लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता था कि राइट्स क्या होते हैं, समानता क्या होती है, असमानता क्या होती है, भेदभाव क्या होता है, छुआछूत क्या होता है। वो रूप वो समाज का एक हिस्सा बन चुके थे। वो चीजें जो कुरीतियां आज हमको पता चली, वो उस समय समाज का हिस्सा थी कि हाँ, ये तो होता है, मतलब समाज में ये तो बिल्कुल वैसे है ना, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है, शादी होती है, माँ को घर में रहना होता है, पति को बाहर बाहर जाना होता है। कुछ इस तरह की व्यवस्था बन चुकी थी। लेकिन इसी व्यवस्था को जब बताया गया समाज के अंदर कि देखो, जनता को जब तक आप शिक्षित नहीं करोगे, जब तक उसको नहीं बताओगे कि उसको मिलकर के कैसे शासन चलाना है, तब तक शासन अपने आप में शोषण का साधन बना रहेगा। अब बोले शासन शोषण कैसे करेगा साहब? बोले पुलिस के माध्यम से। जब आप बात नहीं मानोगे, जनता अपनी बात मनवाने के लिए आएगी, तो आप पुलिस से डंडे बरसाओगे। और ऐसा हुआ, मैंने पिछली बार भी आपको जिक्र किया था, जिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, उन देशों में कोरोना काल में भी जनता ने साफ इनकार कर दिया था कि हम क्वारंटाइन नहीं रहेंगे, हमें आप बंद नहीं करेंगे, हम खुला घूमेंगे। अमेरिका में इस बात के प्रोटेस्ट हुए थे कि लोगों ने कहा हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, हम लॉकडाउन में नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे भाई? हम तुम पर शासन करते हैं, हम डिसाइड करेंगे कि तुमको लॉकडाउन में जाना है कि नहीं जाना है। बोले नहीं नहीं नहीं, अगर लोकतंत्र है तो ये हम डिसाइड करेंगे, सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि हमें बंद होना है कि नहीं होना है। बोले तुम्हारे भले के लिए है। तो बोले भला तुम हमारे बारे में सोचने वाले कौन होते हो? क्या हमें मरना पसंद है? क्या हम इंसान होते हुए मरना पसंद करते हैं? बोले नहीं।
तो जब मरना पसंद नहीं करते तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि तुम्हें मरना है कि जीना है? तुम हमें लॉकडाउन में डाल करके क्या चाहते हो? तुम्हारी नजर में क्या हम मवेशी हैं क्या? भेड़ हैं क्या? जिन्हें यह समझ नहीं है कि हम जिएंगे कैसे और मरेंगे कैसे? हम मरता हुआ खुद को देखेंगे कि खुले में घूमने से मरते हैं या मास्क ना लगाने पर बीमारी फैलती है। जब तुम्हारा काम है इंफॉर्मेशन देना, फैसिलिटेट कराना, अस्पताल तैयार कराना, सारी सरकारी सुविधाएं विकसित रखना। मरेंगे गिरेंगे खुद से सीखेंगे। तुम हमें कमरे में बंद किस बात के करो? आप अगर उस समय की खबरें उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि अमेरिका में इस बात के प्रोटेस्ट थे कि हम लॉकडाउन में नहीं जाएंगे, और अमेरिका नहीं गया लॉकडाउन में। बकायदा ब्रिटेन ने तो उस समय पर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी। उसने कहा हम भीड़ में रहकर के इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, हम खुले में घूमेंगे, मरेंगे ठीक है मर जाएंगे। और बहुत लोग मरे। अमेरिका में कम लोग नहीं मरे थे कोरोना में, बहुत लोग मरे। वहीं स्वीडन डेनमार्क ने कहा तुम आदेश नहीं दोगे हमें कि हमको बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, हम खुद से अंदर रह लेंगे, आदेश नहीं आना चाहिए। अर्थात लोकतंत्र जब अपरिपक्व होता है तो वो शोषण का तरीका बन जाता है। शोषण का तरीका बन जाता है से मतलब वो आपको आदेशित करता है कि ऐसा करो ऐसा मत करो, और उसको करने के लिए वो पुलिस का बल प्रयोग करता है। तो अपरिपक्व लोकतंत्र खतरनाक है। और अपरिपक्व लोकतंत्र कब तक रहता है? जब तक शिक्षा का स्तर बहुत नीचे रहता है, जानकारी का स्तर बहुत नीचे रहता है, जब भ्रष्टाचार जैसी चीजें बुनियादी चीजें बन जाती हैं, जब जनता ने अपने मूल्य बदल लिए होते हैं, उन्हें बाहुबली लोग पसंद आने लगते हैं, उन्हें पावरफुल नेता यानी कि गाड़ी से आया हुआ नेता पसंद आता है। 10-15 फॉर्च्यूनर ना हो, डिफेंडर में आदमी ना घूम रहा हो तो उसको इज्जत ना दें। जब जनता अपने सामाजिक मूल्य बदल लेती है तो ऐसे में लोकतंत्र अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस करता है ना? तो जो आपका प्रश्न था उसका जवाब बस यही है कि तानाशाही अच्छी नहीं है। तानाशाही जो है वो अपरिपक्व लोकतंत्र को अच्छी लगने लगती है कि यार इनको तो डंडे की चोट पर ही सीधा किया जा सकता है। इनको समझाया जा रहा है कि बाहर मत घूमो, बाहर मत घूमो, एक काम करो पुलिस से डंडा पड़वाओ, इनको बंद कर दो अंदर। अपरिपक्व लोकतंत्र में लोगों को तानाशाही की फीलिंग अच्छी आने लगती है कि अच्छा होता जब कोई इनको डंडे से पीटकर अंदर बताता, कह रहे हैं कि ऐसे मत करो, कह रहे हैं कि सड़क पर मत थूको, कह रहे हैं कि रोड ऐसे क्रॉस मत करो, कह रहे हैं कि तेज में गाड़ी मत चलाओ, हॉर्न मत बजाओ, लाइट मत जलाओ, प्रदूषण मत करो, पटाखे मत फोड़ो, कह रहे हैं सुन ही नहीं रहे हैं। इनको क्या समझ नहीं आता है क्या कि पॉल्यूशन फैलने से, ऐसे पटाखे फोड़ने से पॉल्यूशन फैलता है? तो इस तरह की जो फीलिंग्स है ना वो तानाशाही पसंद करती हैं। क्या तानाशाही पसंद करती है? अरे यार इनको कोई डंडे की चोट पर सुधारेगा ना तभी सुधरेंगे ये। लेकिन जब लोग परिपक्व हो जाते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं, तब वो कहते हैं कि हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हम खुद से कर लेंगे, है ना? तो कृपया करके आप इस चीज को आप समझें। और तो हम क्या करें फिर? हम परिपक्व लोकतंत्र की तैयारी करें। वो कैसे होगा? पढ़ाई से होगा। पढ़ाई के साथ साथ किससे होगा? सामाजिक मूल्यों से होगा। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? जो समाज अपने लिए विकसित करता है। जैसे जैसे अक्सर मैं आपसे कहता हूं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। ये बहुत छोटा सा सामाजिक मूल्य है, लेकिन आप विचार कीजिए कि इसके आसपास कितनी कुछ चीजें टिकी हुई हैं। मैं बोल रहा हूं बड़ों का सम्मान करें। कैसे करें? आपको कोई भी उम्र में बड़ा दिख रहा है, मेरी टीम में मुझसे भी बड़ी उम्र के लोग हो सकते हैं। मैं जब सरकारी सेवा में था तो मुझसे कई उम्र दराज लोग वो मुझे रेगुलर सैल्यूट किया करते थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं सैल्यूट के नाम पर उनकी इंसल्ट करूं। वो उनकी ड्यूटी है, मैंने उसको स्वीकार किया। लेकिन अगर वो मुझसे बड़े हैं उम्र में तो मैं इस बात का तो सम्मान करूं कि अगर वो परेशान है तो उनसे पूछूं कि आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है। आपके सम्मान में अगर उन्होंने मुझे सैल्यूट किया तो क्या मैं वापस में रिटर्न में उन्हें भी सैल्यूट कर सकता हूं? बिल्कुल, ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। सैल्यूट आपको नहीं हो रहा होता है, आपके ऊपर लगे एम्बलम को हो रहा होता है, आपके ऊपर लगी जिम्मेदारी को हो रहा होता है, व्यक्ति को नहीं हो रहा होता है। जब आप देखते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सैल्यूट ले रहे हैं, असल में वो देश के झंडे को सैल्यूट हो रहा होता है ना? तो प्रधानमंत्री भी लेकिन रिटर्न में कर रहे होते हैं कि थैंक यू, मैं बीइंग ए प्रधानमंत्री आपको रिटर्न में रिप्लाई कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब भी इस तरह की व्यवस्थाओं को देखते हैं कि बड़ों का हम सम्मान करें, ये संस्कार है ना, ये सामाजिक मूल्य है। छोटों को प्यार करें। छोटों को प्यार से मतलब क्या हुआ? छोटे आपसे घर में भी छोटे हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी छोटे हो सकते हैं। जैसे मैं मेरी टीम के बारे में आपको बताऊं कि मेरी टीम के जो सदस्य हैं, मैं उन्हें कभी इस भार में नहीं रखता कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो। मेरा एक छोटा सा उद्देश्य होता है कि आप अपने काम को अपना बॉस बना लो। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप क्या काम कर रहे हो, मुझे काम टाइम पर चाहिए, आप अपना काम करिए। ऐसा करके मैं बड़प्पन नहीं दिखा रहा हूं। मैंने बस ये ट्रेट विकसित किया कि आप मुझसे उम्र में छोटे हो, शायद थोड़ा हो सकता है कि 2 पैसा भी आप इस समय उम्र के हिसाब से मुझसे कम कमा रहे हो, आप मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास अभी समय आना बाकी है कि आप और बड़ा करेंगे। लेकिन चलिए, काम हम कर रहे हैं
तो मैं उनको प्यार तो कर ही सकता हूँ ना, उनकी एटलीस्ट केयर तो कर ही सकता हूँ ना, ये तो समझ ही सकता हूँ ना इनकी ज़रूरतें क्या हो सकती हैं, इनको क्या असुविधाएँ हो सकती हैं। इनके घर में भी शादी हो सकती है, इनके घर में भी छुट्टियाँ हो सकती हैं, ये भी तो बीमार हो सकते हैं, इनको भी तो प्यार हो सकता है। ये सब बातें सोचना। और सबसे तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो कि समाज में लगभग 50% जो समाज की आबादी है, उसे आपके प्रति ये महसूस करने की शक्ति देती है कि ये इंसान जो है, ये समाज में रहने लायक है। और वो क्या है? बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। इसको मतलब से समझिएगा कि आपके समाज में महिलाएं आपकी सहकर्मचारी हो सकती हैं, आपकी अधीनस्थ हो सकती हैं, आपकी उच्चस्थ हो सकती हैं, पड़ोस में हो सकती हैं, कॉलेज में हो सकती हैं, राह चलती महिलाएं हो सकती हैं। हम सबको अगर एक ही भाव से देख रहे हैं और वो भाव है भोग का, भाव है ये कि बस इसके साथ मैं वासना की पूर्ति कर सकता हूं, तब ये बात मानकर चलिए कि आपकी वासना पूर्ति इस समाज को कहीं लायक नहीं छोड़ेगी। समाज ने इसकी व्यवस्थाएं बनाई हैं, आपके विवाह की एक उम्र बनाई है, आपको एलिजिबल बनाया है। अगर आपके साथ में अगर कोई महिला रहना चाहती है तो वो आपसे आपकी योग्यता अनुसार आपके साथ संवाद भी करेगी। लेकिन अगर हम अपना भाव ऐसा बना लेंगे तो हम बिल्कुल उस भूखे भेड़िए की तरह बिहेव करने लगेंगे जो हर महिला को अपना भोजन समझने लगेगा, और इससे समाज के अंदर भय का माहौल बनेगा। आधी आबादी आपसे डर कर रहने लगेगी। पुरुषों से महिलाओं में उत्पन्न हुआ भय, और रिवर्स भी, पुरुषों में महिलाओं से उत्पन्न हुआ भय, भय अच्छा नहीं है। भय विश्वास में अगर बदल दिया जाए, जैसे राजस्थान पुलिस की टैगलाइन है, अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। ये जो विश्वास है ना, असल मायने में समाज की सबसे बड़ी आधारशिला है। तो अगर महिलाओं और पुरुष में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो जाए तो सोचिए कि हमारे देश के सामाजिक मूल्य कितने अच्छे होंगे। तो कुल मिलाकर जब देश अच्छे सामाजिक मूल्य से आगे बढ़ रहा होता है तो मतलब समाज बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी पहचान बना पाता है और वो श्रेष्ठ समाज की तरफ बढ़ता है।